नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल में हम लोग मगध साम्राज्य के प्रश्नों को देखेंगे। मगध साम्राज्य से प्रश्न दोस्तों, पिछला वीडियो में हम 27 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। 27 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं। निम्न में से किस शासक का प्रेम संबंध आम्रपाली से था? इसमें से आम्रपाली से किसका संबंध था? अजातशत्रु का। अजातशत्रु का प्रेम संबंध आम्रपाली से था। निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? निम्न में से किस गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु के बाद कौन मगध का शासक बना था? अजातशत्रु के बाद इसमें से कौन मगध का शासक बना था? उदयन बना था। कौन बना था? उदयन। की हत्या किसने की थी? अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का उदयन से क्या संबंध था? अजातशत्रु से उदयन का क्या संबंध था? पिता पुत्र का था। उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? उदयन अपने पिता अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ का राज्यपाल था? चंपा का राज्यपाल था उदयन। निम्न में से किसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था? उदयन ने। उदयन ने किस नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर को बसाया था? देखिए, गंगा सोन संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसा हुआ है। उदयन ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? उदयन जैन धर्म मत का अनुयायी था। जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उदयन ने कहाँ पर एक जैन चतुर्गृह बनवाया था? उदयन ने कहाँ बनाया था? पाटलिपुत्र में बनाया था। पालक कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। पालक अवंती का राजा था। किसने उदयन की हत्या की थी? देखिए, उदयन की हत्या इनमें से किसी ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या किसने की थी? नागदशक की हत्या शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने। और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग कहाँ का अमात्य था? शिशुनाग पाटलिपुत्र का अमात्य था। नागदशक को पुराणों में क्या कहा गया है? नागदशक को पुराणों में दर्शक कहा गया है। दर्शक। किसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? इसमें शिशुनाग ने स्वयं शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का शासनकाल कब से कब तक था? शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 से 344 ईसा पूर्व तक था। उदयन का शासनकाल कब से कब तक था? उदयन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित किया था? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से मगध की राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? वैशाली में किया था। शिशुनाग ने किस राज्य पर विजय प्राप्त किया था? शिशुनाग ने वत्स अवंती राज्य पर अपना अधिकार और विजय प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? शिशुनाग की मृत्यु 394 ईसा पूर्व में हुई थी। शिशुनाग के बाद कौन मगध का शासक बना था? शिशुनाग के बाद मगध का शासक कालाशोक बना था। कालाशोक का उपनाम क्या था? काकवर्ण था। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था।
कालाशोक ने मगध की राजधानी कहाँ बनाई थी? कालाशोक ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? शिशुनाग वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कालाशोक हुआ था। कालाशोक। निम्न में से कौन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन। निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? निम्न में से किसने शिशुनाग वंश का अंत किया था? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया था। निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? निम्न में से किसने नंद वंश की स्थापना की थी? महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की थी। किस वंश के शासनकाल में मगध की शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? किस वंश के शासनकाल में? किस वंश के शासनकाल में पहुंची थी? नंद वंश के शासनकाल में। नंद वंश के शासनकाल में पहुंची। नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? नंद वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक महापद्मनंद और धनानंद था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी। निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? निम्न में से किसे कली का अंश कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। महापद्मनंद को। निम्न में से किसे परशुराम का अवतार भार्गव और एकराट आदि कहा जाता है? निम्न में से किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को। महापद्मनंद को कहा जाता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला मगध का प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद था। कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? कौन शासक उड़ीसा से जैन मूर्ति को उठाकर मगध लाया था? किसने लाया था? महापद्मनंद। महापद्मनंद ने लाया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? धनानंद के शासनकाल में। सिकंदर किस देश का शासक था? सिकंदर किस देश का शासक था? यूनान का। सिकंदर यूनान का शासक था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद को किसने पराजित किया था? धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब धनानंद को पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था 322 ईसा पूर्व में। नंद वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? नंद वंश के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के। नंद वंश के शासक किस जाति से संबंधित थे? नंद वंश के शासक शूद्र जाति से संबंधित थे। शूद्र जाति से। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ था? नंद वंश के पास मगध पर मौर्य वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक इसमें से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य। निम्न में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश का संस्थापक इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य था। किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था? किस शास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षुद्र था? क्षुद्र था। किस शास्त्र के अनुसार था? ब्राह्मण ग्रंथ, विष्णु पुराण और मुद्रा राक्षस। तीनों के अनुसार, तीनों शास्त्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति का था। ए बी सी तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य पारसिक था? स्पूनर के अनुसार। स्पूनर के अनुसार पारसिक था। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को
सैंडोकोटस और एंड्रोकोटस, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के नाम से जाना जाता था। किसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी राज्यों को जीता था? किसके सहयोग से? कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग से जीता था। निम्न में से किस राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब और सिंध को जीता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी। जैन बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित था? देखिए, जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था मोरे क्षत्रिय जाति का था, मोरे क्षत्रिय जाति का। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक कौन बना था? सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का शासक सेल्यूकस बना था। कौन बना था? सेल्यूकस बना था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच कब संधि हुई थी? कब संधि हुई थी? 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई थी। सेल्यूकस की पुत्री का क्या नाम था? सेल्यूकस के पुत्री का नाम था हेलेना, हेलेना नाम था। सेल्यूकस के पुत्री का विवाह किस शासक से हुआ था? सेल्यूकस की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज स्वरूप कौन कौन से स्थान मिले थे? देखिए, इसमें काबुल, कंधार और हेरात, ये तीनों मिले थे दहेज स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जिसमें है तीनों, डी नंबर ऑप्शन में है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितने हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? 400 400 हाथी प्रदान किए थे। देखिए, सेल्यूकस ने किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्न में से किस शासक को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस पर्वत पर तपस्या की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने चंदनगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन मगध का शासक बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का शासक बिंदुसार बना था। बिंदुसार कब मगध का शासक बना था? बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। निम्न में से किस शासक को अमित घात कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बिंदुसार को, बिंदुसार को कहा जाता है। यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटस कहा था? यूनानियों ने किस शासक को अमित्रचेटक कहा था? किसको कहा था? बिंदुसार को, बिंदुसार को कहा था। निम्न में से कौन बिंदुसार का अन्य नाम था? बिंदुसार का अन्य नाम था कुनित, अन्य नाम कुनित था। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। अशोक कहाँ का प्रशासक था? अशोक जो था उज्जैन का प्रशासक था, उज्जैन का प्रशासक था। कहाँ के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था? कहाँ के शासक ने? सीरिया के शासक ने मौर्य दरबार में राजदूत भेजा था। किस सीरियन शासक ने भारत में अपना राजदूत भेजा था? किसने भेजा था? एंटियोक ने भेजा था। निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? निम्न में से कौन सीरियन राजदूत था? डाइमेकस था, डाइमेकस। फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? फिलाडेल्फस कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था फिलाडेल्फस। बिंदुसार ने कितनों वर्षों तक शासन किया था? बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था?
25 वर्षों तक। 25 वर्षों तक बिंदुसार ने शासन किया था मगध पर। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी? बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई थी। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। अशोक बना था बिंदुसार का उत्तराधिकारी। अशोक कब मगध का शासक नियुक्त हुआ था? अशोक ने मगध का शासक कब नियुक्त किए गए थे? 270 ईसा पूर्व में। 270 ईसा पूर्व में। किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? किस साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों की हत्या की थी? सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने चारों भाइयों की हत्या की थी। सिंहली साहित्य के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों की हत्या उन्होंने की थी। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। नेपाली साहित्य के अनुसार शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का गवर्नर था? कहाँ का गवर्नर था अशोक? तक्षशिला का। नेपाली साहित्य के अनुसार अशोक शासक बनने से पहले तक्षशिला का गवर्नर था। निम्न में से किस शासक को प्रारंभ में चंडशोक या कामाशोक कहा जाता था? प्रारंभ में किस शासक को कहा जाता था? अशोक को। अशोक नाम का उल्लेख कितने अभिलेखों में मिलता है? 4 अभिलेखों में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? किसमें मिलता है? गुर्जरा, मास्की और नेतुर, ये तीनों अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है? अशोक का नाम उड्डेगोलम अभिलेख से अशोक का नाम मिलता है। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस अभिलेख में? भाबरू अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया। मास्की अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया है? मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कहा गया है। बुद्ध शाक्य। अशोक ने अपने जीवन में मात्र एक युद्ध कहाँ लड़ा था? कहाँ लड़ा था? कलिंग में। कलिंग में लड़ा था। निम्न में से किस शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? 11वें शिलालेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध अशोक के शासन के कौन से वर्ष में लड़ा गया था? अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? देखिए, कलिंग युद्ध अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। किस युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्म नीति को अपना लिया था। किसके अनुसार कलिंग युद्ध का मुख्य उद्देश्य हाथियों के क्षेत्र को प्राप्त करना था? कौटिल्य के अनुसार। कौटिल्य के अनुसार राजतरंगिणी निम्न में से किसकी रचना है? कलहन की। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी की रचना की गई थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का कट्टर समर्थक था? शैव धर्म का। शैव धर्म का कट्टर समर्थक था। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? अशोक ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन अशोक के साम्राज्य का प्रांत नहीं था? देखिए, अशोक के साम्राज्य का प्रांत इसमें मलकानगिरी नहीं था। बाकी उत्तरापथ, दक्षिणापथ और अवंती, यह तीनों अशोक के साम्राज्य के भाग थे।
लेकिन मलकानगिरी नहीं था। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। स्वर्णगिरी कहाँ की राजधानी थी? देखिए, स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी थी। स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी इसमें उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। पूर्वी राज्य की राजधानी इसमें कहाँ थी? पूर्वी राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? संपूर्ण मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पूर्वी राज्य की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। याद रखिएगा आप लोग। किस मौर्य शासक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? अशोक ने। अशोक ने नेपाल में किस शहर की स्थापना की थी? देखिए, अशोक ने ललित पाटन नामक शहर की स्थापना नेपाल में की थी। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक थे? किससे है? रुद्रदामन। रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है। तुषास्प अशोक के समय कहाँ का गवर्नर था? तुषास्प अशोक के समय में उज्जैन का गवर्नर था। तुषास्प किस देश का नागरिक था? तुषास्प जो था यूनान का नागरिक था। कहाँ का नागरिक था? यूनान का। अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक कौन बना था? अशोक के बाद पूर्वी भाग का शासक इसमें कौन बना था? दशरथ बना था। किसने बना था? दशरथ, जो अशोक का पौत्र था। पूर्वी भाग में कौन सा राज्य शामिल था? देखिए, पूर्वी भाग में बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल तीनों शामिल था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दशरथ ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? दशरथ ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र। पश्चिमी भाग का शासक कौन बना था? पश्चिमी भाग का शासक संप्रति बना था। कौन बना था? संप्रति। पश्चिमी भाग के अंतर्गत कौन सा राज्य था? पश्चिमी भाग के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों राज्य आता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? किसके बाद संप्रति को मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा जाता है? किसके बाद? अशोक। अशोक के बाद। राजतरंगिणी किस राज्य से संबंधित साहित्य है? कश्मीर राज्य से संबंधित साहित्य है। राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर से क्षेत्र का शासक कौन बना था? कौन बना था? जालौक। जालौक बना था। निम्न में से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ था। अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या किसके द्वारा की गई थी? अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई। बृहदर्थ की हत्या कब हुई थी? बृहदर्थ की हत्या 185 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश के बाद मगध पर किसका शासन प्रारंभ हुआ? मौर्य वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? अशोक मौर्य वंश का तृतीय शासक था। धम्म शब्द किस भाषा के धर्म का प्राकृतिक रूपांतरण है? धम्म शब्द किस भाषा का प्राकृतिक रूपांतरण है? संस्कृत भाषा का।
किस इतिहासकार के अनुसार अशोक का धर्म राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए उसके दिमाग की वैचारिक उपज थी? किस इतिहासकार के अनुसार? रोमिला थापर के अनुसार अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, 3 भागों में विभाजित किया गया है अशोक के अभिलेखों को। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों का भाग नहीं है? देखिए, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख अशोक के अभिलेखों का भाग है, लेकिन चित्रलेख अशोक के अभिलेख का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख 8 भागों से 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख की लिपि क्या थी? अशोक के अधिकांश शिलालेखों की लिपि ब्राह्मणी थी और भाषा क्या थी? प्राकृतिक भाषा थी। निम्न में से कौन सा शिलालेख गुजरात से प्राप्त हुआ है? देखिए, गुजरात से मानसेहरा अभिलेख प्राप्त हुआ है। कौन सा अभिलेख? मानसेहरा अभिलेख। धौली शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? धौली शिलालेख उड़ीसा राज्य से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? उड़ीसा से। निम्न में से कौन सा शिलालेख उड़ीसा से प्राप्त हुआ है? देखिए, जो इसमें है औघर जो शिलालेख है उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। कालसी शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालसी शिलालेख देहरादून से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? देहरादून से। कालसी शिलालेख। एरागुंडी शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? एरागुंडी शिलालेख कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है, कर्नाटक से। सोपारा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोपारा शिलालेख राजस्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? राजस्थान से। निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है? कौन सा? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों। ऑप्शन नंबर बी और सी खरोष्टी लिपि में प्राप्त हुआ है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख पाकिस्तान में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? पेशावर से प्राप्त हुआ है। मानसेहरा शिलालेख किस देश से प्राप्त हुआ है? मानसेहरा शिलालेख भारत से प्राप्त हुआ है, भारत से। पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? देखिए, पाकिस्तान में किस स्थान से मानसेहरा शिलालेख प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? हजारा से, हजारा क्षेत्र से। सासाराम लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? बिहार राज्य। रूपनाथ लघु शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है? रूपनाथ लघु शिलालेख जबलपुर से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश के। गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? गुर्जरा लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के किस स्थान से लघु शिलालेख जो गुर्जरा शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? दतिया से। भाबरू लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? भाबरू लघु शिलालेख कहाँ से मिला है? राजस्थान से मिला है, जिसमें अशोक को प्रियदर्शी बताया गया है। याद रखिएगा। राजस्थान के किस स्थान से भाबरू लघु शिलालेख मिला है? राजस्थान के। कहाँ से मिला है? जयपुर से मिला है। मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? मास्की लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक से प्राप्त हुआ। कर्नाटक के किस स्थान से मास्की लघु शिलालेख मिला है? कहाँ से मिला है? रायचूर से।
ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुआ है, कर्नाटक से। मौर्य काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सिक्कों को काकनी, मासक और आहत तीनों कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिद्धपुर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? सिद्धपुर लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है, ब्रह्मगिरी से, कर्नाटक से। ब्रह्मगिरी नामक स्थान किस राज्य में है? ब्रह्मगिरी नामक स्थान कर्नाटक राज्य में है। जतिंगरामेश्वर लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी से, कर्नाटक राज्य से। गवी मठ लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गवी मठ, गवी मठ लघु शिलालेख रायपुर से प्राप्त हुआ है, छत्तीसगढ़ के। राजुल मंडागिरी लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? श्रावस्ती से, श्रावस्ती से नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ, आंध्र प्रदेश से। और आगे देखेंगे 181 अहरौरा लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अहरौरा शिलालेख मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश। अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? अशोक के बड़े स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, 7। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? अंबाला से, अंबाला से प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे सिरसवा स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिरसवा, सिरसवा स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन सा शासक दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक लाया था, फिरोज तुगलक। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को कौन सा शासक दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक। लौरिया अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? लौरिया अरेराज स्तंभ लेख बिहार राज्य से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहाँ स्थापित था? कहाँ था? प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में स्थापित था। किस शासक ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था? कौन सा शासक रखवाया था? अकबर के द्वारा। सारनाथ लघु स्तंभ लेख किस राज्य से प्राप्त हुआ? सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। सारनाथ लघु स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? वाराणसी में, वाराणसी में। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य के विभिन्न प्रश्नों को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल के वीडियो में दूसरे प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे आप लोगों के साथ। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।